हेलो एवरीवन। किसी को डाउट है? डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस शीट 1 दो शीट मिला था, उसमें से पहले शीट में क्वेश्चन नंबर 1 to 25। किसी को कोई डाउट है इस वाले सेक्शन में? सबका क्लियर हो चुका है? ठीक है, इजी क्वेश्चन थे सारे। आई होप कि सबने कर लिया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बता सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? अरुणिता, अरुंधति, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आगे का नया चैप्टर। तो ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है? फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक क्लास में ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था, शीट में भी ऐसा ही क्वेश्चन था एक। देखो y इक्वल टू, प्रैक्टिस शीट 1 का है ना, प्रैक्टिस शीट 1 डिस्कशन कर रहे हैं अभी। y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस ट्वाइस x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दोनों वेरिएबल हैं मिसलेनियस करेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, आज शीट करते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? यहाँ पे हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ए और बी, और इसको हम किसी तरीके से और रिड्यूस नहीं कर सकते है ना। तो इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन y डैश इक्वल टू, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? दिस माइनस ट्वाइस बी ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 9a ई टू द पावर 3x माइनस 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 प्लस 4b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से इसमें हमारे पास अननोन क्या है? यहाँ पे अगर अननोन देखोगे तो अननोन हमारे पास सिर्फ क्या है? a और b है ना। तो देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और b की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? दिख रहा है? अगर पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये 9 और ये 3, है ना। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखो a वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3y डैश माइनस y डबल डैश इक्वल टू, माइनस किया तो ये कितना आ गया? माइनस, यहाँ पे 6 है और ये माइनस 4, तो माइनस 10 b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। तो यहाँ से देखो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y डैश माइनस y डबल डैश डिवाइडेड बाई माइनस 10 ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, जय श्री, समझ में आ रहा है? ये हमने b की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से इसी इक्वेशन को फिर से यूज करके, है ना, इसी इक्वेशन को फिर से यूज करके आप a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, है ना। क्या करना होगा a की वैल्यू निकालने के लिए? पहले वाले इक्वेशन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। तो ऐड करोगे तो फिर से आपको a की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू निकालो, इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस हमें एलिमिनेट ही करना है। तो एलिमिनेट हम इस तरीके से कर सकते हैं,
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। इसी तरीके से जितने भी अननोन वेरिएबल है बस हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। जितने अननोन वेरिएबल है हमें उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। मिसलेनियस कल कर लेंगे। तो अब देखो, अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। तो ये हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, आपको याद होगा कि 11th में भी हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, और ये वही रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको याद होगा कि हमारे पास पहले 2 सेट हुआ करता था, है ना, सेट ए और सेट बी हुआ करता था। और सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स में हम क्या निकालते थे, आपस में रिलेशन कैलकुलेट करते थे, है ना। किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है। इधर मान लो अगर हमने एलिमेंट ले लिया ये और इस तरफ हमने एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है। तो एक बार अगर कॉपी पहले वाला होगा 11th वाला तो उसका रिलेशन वाला पार्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। 19th लास्ट में करते हैं तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेना अगर किसी पार्ट में डाउट हो। तो रिलेशन हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते थे, है ना। तो रिलेशन को हम किस तरीके से लिखते थे, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो जब भी आपको रिलेशन डिफाइन करना होगा तो हमें 2 सेट गिवन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें सेट ए और सेट बी दिया हुआ था। रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें, अब आप रिलेशन क्रिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई का एक पेयर बनेगा, है ना। और ये पेयर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ एक रिलेशन दिया होगा एक्स और वाई में। उस रिलेशन में और एक्स किसको बिलोंग करेगा, पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा वाला सेट दूसरे एलिमेंट को बिलोंग करता है ना। तो y बिलोंग टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी एक रिलेशन a और x और y के बीच में लिखा होगा तो यहां से हम ये रिलेशन बना सकते हैं। और इसी r को हम क्या बोलते थे, रिलेशन सेट, याद होगा आपको, है ना। तो एक बार 11th वाला चैप्टर ये एक बार फिर से कॉपी से रिवाइज कर लेना तो आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से रिलेशन हुआ करता था, है ना। हम पहले इस टाइप से रिलेशन बनाते थे। अब हम उसी रिलेशन को, उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम कुछ और चीजें जानने का ट्राई करते हैं। इसी रिलेशन में हमने क्या क्या चीजें फाइंड किया था, हमने डोमेन फाइंड किया था, रेंज फाइंड किया था, है ना, 1 1 ऑन 2 इनटू मेनी 1, ये सब कुछ हमने वहां पे फाइंड किया था, ठीक है। जैसे मैं एक रिलेशन का एग्जांपल आपसे लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया R, ठीक है, और R यहां पे ये एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मान लो मैंने A, B 2 एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब हमें A और B में रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो A और B में मैं रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि A is the सिस्टर ऑफ B, ठीक है। और A और B किसको बिलोंग करेगा, A, B बिलोंग टू सेट A। अब यहां पे सेट A क्या है, सेट A डिफाइन नहीं किया हुआ है तो यहां पे मैं सेट A ले लेता हूं। सेट A क्या है, मान लिया सेट A हमने डिफाइन किया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो क्लास 12 में जितने भी स्टूडेंट हैं उसके बीच में हमने एक रिलेशन बनाया है। और ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि ये 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन है। ये दोनों एलिमेंट हम कहां से चूज करेंगे, ये दोनों एलिमेंट हम इसी सेट से चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो A क्या है, B का सिस्टर है। तो हमें इस वाले कलेक्शन में ये जो हमारे पास सेट होगा एक A जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हमें इसमें से उन एलिमेंट्स को या उस स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाना है जो आपस में इस वाले रिलेशन से रिलेटेड हो, है ना। तो यहां पे रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है एलिमेंट्स के बीच में कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से अगर हमें सेट के स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में पता हो तो हम ये सेट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक टाइप का रिलेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। एक और टाइप का मैं रिलेशन, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बनाता हूं, ठीक है। और A, B मैंने फिर से निकाला और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, हाइट ऑफ
है ना, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी शुड बी, ये मॉड मैंने ले लिया, और ये ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ए और बी किसको बिलोंग करेगा, फिर से ए और बी फिर से सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक दूसरे टाइप का रिलेशन बना लिया, है ना। तो इस टाइप से आप गिवन सेट के लिए अगर मुझे रिलेशन बनाने के लिए दिया जाए तो हम बहुत टाइप से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसने पर्टिकुलरली 2 टाइप से रिलेशन हमें दे दिया है। ठीक है, अब देखो इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप में इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है उस टाइप्स ऑफ रिलेशन में आ जाते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन कैसे डिफाइन होता है वो हमें पता है। अब हम उस रिलेशन को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर रहे हैं। पहला हम बोल रहे हैं एम्प्टी सेट और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन की अगर कोई बात करता है तो हम रिलेशन हमारे पास एक होना चाहिए, है ना, और उस रिलेशन में हमें देखना है कि एलिमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, और उस रिलेशन के बेसिस पे क्या कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पे जो हमारा सेट ए है वो सेट हमने इस तरीके से डिफाइन किया। सेट हमारे पास यहां पे क्या था, एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे सेट को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करता हूं, सेट को मैं ये नहीं मान लेता हूं, सेट को मैं मानता हूं कलेक्शन ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, है ना, बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। क्लास 12 में जितने बॉयज स्टूडेंट हैं उन सबका हमने एक कलेक्शन सेट ए बनाया। ठीक है, और इस सेट के बेसिस पे मैंने ये 2 रिलेशन डिफाइन किए। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि R1 में कितने एलिमेंट आएंगे, है ना, इस A, B टाइप के कितने पेयर आपके पास जनरेट होगा, है ना। तो A, B कैसे जनरेट होगा, A, B होगा कि हमें A और B में रिलेशन देखना है जो एक दूसरे का सिस्टर हो। तो क्या इस सेट में कोई एक ऐसा सेट पॉसिबल होगा जहां पे A और B आपस में रिलेटेड हो, और किस रिलेशन से, सिस्टर के रिलेशन से। तो क्या ये रिलेशन पॉसिबल है, नहीं है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सारे क्या है, बॉयज स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि R1 में एक्चुअली में कितने एलिमेंट हैं, R1 में कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। तो रिलेशन के अंदर अगर किसी सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो लिख लो एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन, इफ there is no element in relation set R, रिलेशन सेट R मतलब कि हमें एक रिलेशन सेट दिया होगा, उस रिलेशन में हम एलिमेंट्स को देखना है। ठीक है, इफ देयर इज नो एलिमेंट्स इन रिलेशन सेट R देन that relation is called empty relation. Then relation is called empty relation. ठीक है, और इसी को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूं। इसी चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहां पे जो आपके पास A और B के बीच में रिलेशन है, ऐसा कोई रिलेशन यहां पे पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो इसी चीज को हम दूसरे लैंग्वेज में, है ना, डेफिनेशन वही है, बस हम दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए विच इज रिलेटेड टू सेट ए, है ना। यहां पे दोनों जगह हमने सेट ए क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन था वो सेम सेट में डिफाइन था, है कि नहीं। तो सेम सेट में डिफाइन था तो हमें दोनों तरफ सेम सेट लेना पड़ेगा। अगर अलग अलग सेट होता तो हम यहां पे लिखते कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज रिलेटेड टू द सेट बी, है ना। लेकिन यहां पे ए और बी दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हम लिख रहे हैं, है ना। तो एम्प्टी रिलेशन का आपको मतलब समझ में आ गया कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा,
कि जहां पे हमारे पास सारे कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, है ना। और रिलेटेड नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसी में हम एक दूसरा रिलेशन भी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन करता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसका डेफिनेशन लिख लो। ये रिलेशन क्या बोलता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to if every element of set A is related to every element of set B, ठीक है। यहां पे सेट B कर लो अगर अलग अलग रिलेशन हो तो, ठीक है। यहां पे हम क्योंकि एक ही सेट ले रहे हैं इसलिए हमने A लिखा था। इन जनरल केस में दो सेट होगा हमारे पास, है ना। तो अगर कोई रिलेशन आप देखोगे तो उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, है ना। और उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे सेकंड वाला रिलेशन को आप ध्यान से देखो। सेकंड वाला रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए के बीच से ही हमें दो एलिमेंट चूज करने हैं, है ना। क्योंकि सेट ए बी जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बी भी हमें सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब आप दोनों सेट के एलिमेंट को चूज करोगे और उन दोनों सेट के एलिमेंट के हाइट का डिफरेंस लोगे, है ना। यहां पे हमने क्या लिया है, हाइट के डिफरेंस का मॉड लिया, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप हाइट ऑफ बी माइनस ए कर रहे हो या हाइट ऑफ ए माइनस बी कर रहे हो, है ना। तो देखो हाइट का मैं डिफरेंस ले रहा हूं, तो किसी भी दो स्टूडेंट के हाइट का आप डिफरेंस लोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं, हमेशा ही होगा। अगर दो स्टूडेंट का हाइट सेम हो जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है डिफरेंस। लेकिन बाय डिफॉल्ट बाकी सारे केस में ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है ना। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि जो आपका रिलेशन सेट का एलिमेंट होगा, रिलेशन सेट के एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से, है ना। और ये क्या होगा, इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा, आपको याद होगा, है ना। सेट के बीच में हमने ये निकाला था, ए क्रॉस हमें निकालना आता है ना। और यहां पे क्या होगा, यहां पे जो फाई होगा, फाई क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। और फाई क्या होगा, वो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो इस केस में हमें फाई मिलेगा और इस केस में हमें क्या मिलेगा, सारा रिलेशन मिलेगा, है ना। तो ए क्रॉस ए में जितने पॉसिबल आप ए क्रॉस ए बना सकते हो वो सब कुछ इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां पे जब आप क्वेश्चन करोगे, रिलेशन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को, ये जो दोनों रिलेशन होता है इसको हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन, है ना। एम्प्टी रिलेशन, ये पॉइंट बना के लिख लो, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, है ना। मतलब कि ये एक ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। तो कहीं पे अगर ट्रिवियल वर्ड यूज होता है, इसका मतलब ट्रिवियल रिलेशन की अगर वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो कौन से रिलेशन की बात कर रहा है, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इस टाइप से एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन में डिफाइन करते हैं, ठीक ना। अब आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रिलेशन के एलिमेंट्स को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे आप समझने का ट्राई करो। मान लो मैंने सेट ले लिया, सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5 से लेके मान लो 10 तक मैंने एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। और रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन x, y सच दैट y इक्वल टू
x प्लस 1, ठीक है। और x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, a को, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। तो यहां पे जो रिलेशन डिफाइन है वो किससे किसके बीच में डिफाइन है, a टू a के बीच में डिफाइन है ना। तो हमेशा सेट दो रिलेशन, जो रिलेशन है वो दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। यहां पे x और y जिस एलिमेंट को बिलोंग करेगा, जिस सेट को बिलोंग करेगा, उसी में रिलेशन हमारा डिफाइन होगा। अब देखो यहां पे सेट a हमारा क्या है, सेट a हमारा ये एलिमेंट है। तो जो भी हम एलिमेंट चूज करेंगे, है ना, जो भी आप एलिमेंट चूज करोगे वो एलिमेंट आप कहां से चूज करोगे, जो भी आप एलिमेंट चूज करोगे वो कहां से चूज करोगे, सेट ए से ही चूज करोगे, ठीक है। तो हमें x और y का ऐसा पेयर बनाना है जो ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। x और y दोनों a को बिलोंग करना चाहिए और दोनों के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू में 1 पुट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है ना। तो देखो पहला एलिमेंट x है तो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहां पे देखो x 1 पॉसिबल था, x की वैल्यू हम 0 या माइनस में कुछ भी नहीं ले सकते, या 10 से ज्यादा हम कुछ भी नहीं ले सकते, है ना। सेट a से ही हमें x को चूज करना है। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर हो रहा है। तो ये 1,2 एक्चुअली में क्या है, r का एक एलिमेंट है, ठीक है। यहां पे जब एलिमेंट की बात करोगे तो एलिमेंट को हम कैसे शो करेंगे, 1,2 बिलोंग टू r। क्लियर है ना। वैसे ही अगर हमें दूसरा एलिमेंट लिखना हो तो x की वैल्यू मैं 2 पुट कर सकता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 4 पुट करूंगा तो 5, है ना। इस टाइप से आप देखो सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। तो यहां पे आपके पास इस टाइप का रिलेशन और एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 7,8, 8,9, 9,10 और 10,11 और इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो क्या यहां पे ये चीज पॉसिबल है ना, ये सेट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। तो इस वाले में दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। बाकी आप ऐसे ही सारे सेट में चेक, सारे एलिमेंट में चेक करोगे सब ए सेट बी सेट को बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला x तो a को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है y ये a को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला एलिमेंट हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो इस वाले एलिमेंट में हमें नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है। सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, ये इस टाइप से जितने हैं, सिर्फ यहां तक आपके पास एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमें नहीं लिखना है। क्लियर है। तो जो ये हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिलेशन हमारा इसी टाइप से डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि दोनों उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसको नहीं लिखना है इस सेट में। क्लियर है। अब यहां पे देखो ये जो है, सॉरी, तो देखो कि यहां पे हमें ये एलिमेंट को नहीं लिखना, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेट का एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो इन्हीं सेट के एलिमेंट के बेसिस पे हम 3 टाइप के रिलेशन को और डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी रिलेशन में ही हम 3 टाइप के रिलेशन को और डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहां पे हम पहला रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, पहला रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास जिसको हम बोल रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। कुछ लोगों ने 10th में ये सब चीजें पढ़ी होगी,
एडवांस मैथ्स में था ये। तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिफ्लेक्सिव डिफाइन करते हैं हम कि मान लो कि हमारे पास, और इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेट हम कंसीडर, एक रिलेशन सेट हम बना लेते हैं खुद से, ठीक है। मैं यहां पे R एक दूसरा रिलेशन ले रहा हूं, ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मैं दूसरा रिलेशन बना रहा हूं और इस रिलेशन के बेसिस पे देखो 1,1 मैंने लिया, 1,2 लिया, 2,2 लिया, 2,1 लिया, है ना। इस टाइप से मान लो मैंने 4 ही एलिमेंट लिया, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन में हम 3 टाइप के रिलेशन को और डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है हमारे पास कि रिलेशन में देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ यहां पे देखो रिलेशन आपको इस तरीके से एक डिफाइन होगा, ठीक है। तो रिलेशन आपका ये जो R है, इस R को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x, y सच दैट x और y के बीच में रिलेशन एक दिया हुआ है, x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B, ठीक है। और यहां पे देखो हमारे पास सेट A क्या है, सेट A में एलिमेंट हमारे पास 1,2 है और सेट B में भी हमारे पास एलिमेंट 1,2 है, ठीक है। तो अब देखो कि इन जनरल क्या होता है कि रिलेशन जो होता है वो किसके बीच में डिफाइन होता है? 2 सेट के बीच में डिफाइन होता है ना। सेट किसके बीच में डिफाइन होता है? A टू B के बीच में डिफाइन होता है। तो इन जनरल आपको क्या लिखा रहेगा कि रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट A टू B, है कि नहीं। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिलेशन इस तरीके से भी लिखा रहता है, अ रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट A, ठीक है। यहां पे देखो हमने रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, अ रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट A। यहां पे देखो एक्चुअली में रिलेशन डिफाइन है, तो रिलेशन हमें एक्चुअली में 2 सेट के बीच में रिलेशन होता है ना। लेकिन यहां पे इसने सिर्फ क्या बोला है कि डिफाइन इन रिलेशन इन सेट A, है ना। तो अगर कभी इस तरीके से लिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन है वो सेट A से सेट A के बीच में ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन, वो सारा रिलेशन 2 डिफरेंट सेट के बीच में था, ठीक है। लेकिन अब हम एक सेट का रिलेशन गिवन सेट के उसी सेट के एलिमेंट से रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर किसी गिवन सेट का उसी सेट से रिलेशन डिफाइन हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम 3 टाइप के रिलेशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो अ रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट A का मतलब क्या हो गया कि आपका सेट जो है वो, आपका जो रिलेशन है वो सेट A से सेट A के बीच में ही डिफाइन है, ठीक है। यहां पे 2 डिफरेंट सेट आपको नहीं दिया होगा, है ना। एक सेट का उसी सेट से हमें रिलेशन गिवन होगा, ठीक है। तो यहां पे हम एक 2-3 टाइप का रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो लिखो अ रिलेशन R in a set A, ठीक है। तो अ रिलेशन इन अ सेट A का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो R है वो किससे किसके बीच में डिफाइन है? A टू A के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो अ रिलेशन R इन अ सेट A इज, है ना। यहां पे मैं 3 टाइप के रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, इज कॉल्ड, पहला है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन टाइप का रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। उस इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए पहले हमें ये 3 टाइप का रिलेशन समझना जरूरी है, ठीक है। तो अ रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिलेशन R हमारा कहां से कहां डिफाइन है? एक ही सेट के बीच में आपस में डिफाइन है, A टू A डिफाइन है, ठीक है। तो अब हम जितने रिलेशन पढ़ेंगे उस सेट में आपको एक ही सेट दिया होगा, ठीक है। और एक ही सेट दिया हुआ, इसका मतलब उसी सेट का उसी सेट से हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो किसी भी सेट को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो इफ A, A बिलोंग टू R, ठीक है।
डेफिनेशन यहां पे ध्यान से देखो, a कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा आपके पास कि एक रिलेशन हमें गिवन होगा और उस रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आपको यह देखना है कि उसमें ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, और ए कॉमा ए हम कहां से निकालेंगे, ए जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए को, है कि नहीं। तो देखो यहां पे मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, जैसे अभी हमने ऊपर में एक रिलेशन लिया था, यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है 1,1 2,1 1,2 और 2,2। ठीक है, और यहां पे सेट ए जो हमारा डिफाइन है वो क्या डिफाइन है, 1,2 डिफाइन है। तो अगर हमें इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट जो है वो रिलेशन सेट आर में डिफाइन होना चाहिए, है कि नहीं। ए कॉमा ए टाइप का जो एलिमेंट है वो रिलेशन सेट आर में होना चाहिए, और ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए के, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए का मतलब क्या हो गया कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट है उसका ए कॉमा ए का पेयर आपके पास होना चाहिए। तो यहां पे देखो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1,2 है ना। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1,1, दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2,2। आ रही बात समझ में। तो देखो अगर इस टाइप का दोनों एलिमेंट अगर आपका रिलेशन सेट में है तो इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पे देखो 1,1 किसको बिलोंग कर रहा है, 1,1 बिलोंग टू आर, यहां पे देखो 2,2 बिलोंग टू आर, है ना। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो आर रिलेशन है, ये आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव हम चेक कर पाएंगे, चेक कर पाओगे। एक और मैं रिलेशन लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 में ले रहा हूं, बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सेम सेट है 1,1 2,2 2,1 1,2। ठीक है, और यहां पे मैं सेट ए ले रहा हूं आपका 1,2,3। बताओ मुझे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, है ना। इज कैपिटल आर रिफ्लेक्सिव और नॉट, बताओ मुझे, रिफ्लेक्सिव और नॉट, बताओ कोई कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे आपको मैंने बता दिया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो बताओ क्या ये होगा या नहीं, बताओ ये होगा या नहीं। तो ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरा है सिमेट्रिक, नो। क्लियर है सबको, है ना। ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। जयश्री, अरुणिता, अरुंधति, क्लियर है कि नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट थे, तो ये 1,1 2,2 और 3,3 सारा एलिमेंट इस रिलेशन में होना चाहिए, है ना। अगर सारा होगा तब हम क्या बोल पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो 1,1 तो है, 2,2 भी है, लेकिन 3,3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है ना। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 3,3 इज नॉट इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है सबको। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव चेक करना क्या है आपके लिए काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे टाइप पे आते हैं जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर हमें सिमेट्रिक पता करना है कि कोई गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन देख लो। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ a1 कॉमा a2, if a1 comma a2 belong to capital R, if a1 comma a2 belong to capital R,
इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग टू कैपिटल R implies that A2 कॉमा A1 बिलोंग टू कैपिटल R, A2 कॉमा A1 बिलोंग टू कैपिटल R फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग टू कैपिटल A। ठीक है, डेफिनेशन यहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं होता है इसलिए क्वेश्चंस गलत होते हैं, है ना। देखो यहां पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन आपको ये बोल रहा है कि आपको अगर A1 A2 R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इफ A1 A2 बिलोंग टू R, ठीक है, हम अपने मन से यहां पे A1 A2 का पेयर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। जैसे हमने इस वाले में किया था, इस वाले में देखो कि हमें सेट A दिया हुआ था तो हमने ये तीन ऑटोमेटिकली मैंने खुद से बनाया था, है ना, और इन तीनों को मैं चेक कर रहा था कि इसमें है या नहीं है, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक में क्या करना है, आपको A1 A2 का वही पेयर चूज करना है जो R में लाई कर रहा हो, ठीक है, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं सोचना है ना। तो अगर A1 A2 R को बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी अगर R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, A1 A2 अगर R को बिलोंग कर रहा है एंड A2 A1 भी अगर R को बिलोंग कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेम उसी टाइप का रिलेशन में यहां पे भी कंसीडर करता हूं। देखो R मैंने डिफाइन किया, R मैंने डिफाइन किया 1,1, ठीक है, 2,2, 1,2, 2,1, है ना, 3,2, 3,1, 2,3, 1,3, ठीक है। मैंने ये एक रिलेशन लिया, मान लो मैंने एक रिलेशन लिया, यहां पे जो हमारा सेट डिफाइन है वो सेट क्या है, 1,2,3 हमने एलिमेंट लिया है और उस रिलेशन उस सेट के एलिमेंट के खुद से उसी के सेट के एलिमेंट के बीच में, यानी हमारा रिलेशन किससे किसके बीच में डिफाइन होगा, A टू A डिफाइन होगा, ठीक है। तो जब भी आप सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो रिलेशन हमेशा उसी सेट से उसी सेट के बीच में डिफाइन होना चाहिए, कोई दो डिफरेंट सेट के बीच में डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये देख के बताओ कि क्या ये रिलेशन जो है, पहली चीज रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक करके बता सकते हो क्या, रिफ्लेक्सिव और नॉट, चेक करके बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक करके बताओ। और दूसरा हम सिमेट्रिक चेक करते हैं अभी खुद से कि ये सिमेट्रिक होगा नहीं। तो पहले आप रिफ्लेक्सिव मुझे चेक करके बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक करेंगे, बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा, जो हमने सेकंड वाला एग्जांपल लिखा है। सिमेट्रिक हम इसके बाद चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ या ना, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। जयश्री बताओ रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, जयश्री, अरुणिता, अरुंधति, तृष्णा, नहीं है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सबको क्लियर है। जयश्री कैसे होगा, अभी जस्ट बताया है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तृष्णा गलत है, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अरुणिता रिफ्लेक्सिव जस्ट अभी तो चेक किया हमने, रिफ्लेक्सिव देखो यही तो हमने चेक किया, यही तो था रिफ्लेक्सिव। सेट ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट हमें मिलना चाहिए, है ना, और ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को। तो यहां पे देखो सेट ए हमारा क्या है, 1,2,3 है, यानी हम यहां पे 1,1, 2,2, 3,3, है ना, ये सब हम चूज करेंगे। और हर एक एलिमेंट पेयर देखो कि इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, तो 1,1 लाई कर रहा है, 2,2 लाई कर रहा है, लेकिन देखो 3,3 लाई नहीं कर रहा है कि नहीं। हाँ अरुंधति सही है ना। तो यहां पे 3,3 लाई नहीं कर रहा, आपको एलिमेंट को ध्यान से देखना होगा, 3,3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबको क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव जस्ट अभी बताया। तो रिफ्लेक्सिव में जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उसका उसी के साथ पेयर होना चाहिए, है ना।
ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट अगर आपके पास है तो आप उसको क्या बोल पाओगे, रिफ्लेक्सिव बोल पाओगे। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट कि कैसे निकाला? समझ में आ रहा सबको कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? अरुणिता, जयश्री, कृष्णा, क्लियर है ना? तो जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो आपको हर एक एलिमेंट को ध्यान देना होगा, ठीक ना? तो यहां पे 3,3 नहीं है, इसलिए आपको हर एक एलिमेंट बस खुद के साथ आप पेयर देखते जाओ। तो 3,3 इसमें नहीं था तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक चेक करते हैं हम। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या बोल रहा है कि आप A1, A2 टाइप का एक एलिमेंट चूज करो, किसमें? R में, है ना? A1, A2 टाइप का एलिमेंट चूज करो, किसमें? R में। तो देखो A1, A2 टाइप का एलिमेंट क्या होगा? यहां पे देखो 1, 2 है, ठीक है? तो हमें 1, 2 मैंने चूज किया, तो 1, 2 किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें सेट में क्या था? गिवन था, है कि नहीं? तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि सिमेट्रिक अगर आपके पास A1, A2 रिलेशन R में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको क्या चेक करना है कि A2, A1 जो भी है वो भी R में होगा या नहीं होगा, है ना? A2, A1 भी R में होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहां पे चेक क्या किया कि 1, 2 मैंने एक एलिमेंट देखा जो इस सेट में लाई कर रहा था, तो ये तो हमें गिवन कंडीशन था, है ना? अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है कि चेक 2, 1 बिलोंग टू R और नॉट, है ना? हमें ये चेक करके बताना है कि नहीं? आपको ये चेक करके बताना है कि 2, 1 इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखो 2, 1 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो 1, 2 लाई कर रहा था, तो 2, 1 भी लाई कर रहा है। क्लियर है? तो यानी इस एलिमेंट के लिए ये क्या है? सिमेट्रिक है। लेकिन सिर्फ इस एलिमेंट के बेसिस पे, है ना, सिर्फ इस एलिमेंट के बेसिस पे आप इसको सिमेट्रिक नहीं बोल पाओगे, है ना? इस टाइप का आपको हर एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, है ना? तो देखो मैंने 1, 2 चूज किया तो 2, 1 मिला, 2, 1 चूज करोगे तो 1, 2 मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट तो हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं ये वाले एलिमेंट पे। तो देखो 3, 2 हमने चूज किया, 3, 2 बिलोंग टू R है, तो यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2, 3 बिलोंग टू R होगा? ये भी क्या है? करेक्ट है। ये भी क्या था? इस सेट में लाई कर रहा था, है ना? तो देखो ये वाला लाई कर रहा है तो ये भी लाई कर रहा है। 3, 1 देखो यहां पे लाई कर रहा है, तो हमें 3, 1 को भी चूज करना पड़ेगा। 3, 1 बिलोंग टू R है, तो हमें क्या चेक करना है कि 1, 3 इसको लाई कर रहा है कि नहीं? तो देखो यहां पे 1, 3 भी लाई कर रहा है ना? तो देखो जितने भी A1, A2 टाइप के जितने भी एलिमेंट थे उस सबको मैंने चेक किया, है कि नहीं? A1, A2 टाइप के जितने भी एलिमेंट थे उस सबको मैंने चेक किया। अगर वो सेट A में लाई कर रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी उसी सेट में लाई कर रहा है ना? इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन R है ये क्या है? R यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? R इज सिमेट्रिक, है ना? R यहां पे क्या है? सिमेट्रिक है। सबको क्लियर हुआ क्या कि सिमेट्रिक कैसे चेक कर रहे हैं? सबको क्लियर है सिमेट्रिक कैसे चेक हुआ? किसी को डाउट कि सिमेट्रिक वाले पार्ट में कैसे लिखेंगे? किसी को डाउट सिमेट्रिक कैसे चेक हो रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे मुझे चेक करके बताओ। R मैंने चूज किया 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, मुझे ये चेक करके बताओ कि ये पहली चीज रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और दूसरी चीज सिमेट्रिक है या नहीं। चेक करके बताओ रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं। इसके बाद हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं बताओ चेक करके। चेक करके बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा बताओ चेक करके।
रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा बताओ। बताओ होगा या नहीं। रिफ्लेक्सिव होगा, दिख रहा है सबको, है ना। यहां पे सेट हमारा क्या डिफाइन है, सेट हम मान लेते हैं 1, 2, 3 है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी हम यहां ये लेके चल रहे हैं। तो अब बताओ कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, क्योंकि 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। सबको क्लियर है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा कैसे चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए देखो A1, A2 टाइप का हमें एलिमेंट चूज करना है, रिलेशन R में होना चाहिए। तो A1, A2 टाइप का एलिमेंट क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मान लो मैंने पहले 2, 1 चूज कर लिया। तो देखो 2, 1 अब जब चूज करोगे तो 2, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 2, 1 R को बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हम इंप्लाइज करके ये बोल सकते हैं कि 1, 2 भी किसको बिलोंग कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो दोनों एलिमेंट हमारे पास यहां पे दिख रहा है ना। सेकेंड केस 3, 1 ले लेते हैं अगर हम, तो 3, 1 तो R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 1, 3 R को बिलोंग कर रहा है, 1, 3 R को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो ये एलिमेंट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो ये कंडीशन क्या है, गलत है, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। हर एक टाइप का A1, A2 जो R में बिलोंग कर रहा है ना, हर एक टाइप का A1, A2 जो R में बिलोंग कर रहा है, A2, A1 भी R में बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो A1, A2 टाइप का कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2 और ये 3। तो हमें इन तीनों के केस के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये चीज होगा या नहीं होगा। क्लियर है सबको। सिमेट्रिक कैसे चेक किया हमने, किसी को डाउट है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कैसे चेक हो रहा है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक मैंने कैसे चेक किया गिवन सेट के लिए, किसी को डाउट यहां तक बताओ। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव पे, नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि इफ A1, A2 बिलोंग टू R, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि पहले आपके पास A1, A2 टाइप का एलिमेंट R में बिलोंग करना चाहिए, एंड A2, A3 टाइप का एलिमेंट आपका भी R में होना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो दोनों एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, A1, A2 भी होना चाहिए और A2, A3 भी होना चाहिए। इस दोनों रिलेशन का सिलेक्शन कैसे हुआ है, देखो जहां से पहला वाला एलिमेंट खत्म हो रहा है वही वाला एलिमेंट से स्टार्ट भी होना चाहिए, है ना। यानी अगर 1, 2 है तो दूसरा एलिमेंट 2, 3 टाइप का होना चाहिए। क्लियर है। तो A1, A2 अगर R को बिलोंग कर रहा है एंड A2, A3 भी अगर R को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज, है ना, A1, A2 बिलोंग टू R, A2, A3 बिलोंग टू R, implies that A1, A3 बिलोंग टू R होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यहां पे आपके पास रिलेशन सेट में ऑलरेडी पहले ये दो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो एलिमेंट ऑलरेडी आपके पास है तब हम ये चेक करेंगे कि ये एलिमेंट उसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको बेटर क्लियर होगा। जैसे हम फिर से एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, 1, 1, 2, 1, है ना, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, ठीक है, 3, 2, 2, 3, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ रिलेशन मैंने एक डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं, है ना। तो आप ये इजीली चेक कर सकते हो कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है कि नहीं। आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। देखो सिमेट्रिक होगा नहीं, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है ना।
तो पहले वाले पे ही ये फॉल्स हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? ट्रांजिटिव के लिए हमें ये चेक करना है कि पहले A1, A2 और A2, A3 टाइप का एलिमेंट हमारे पास रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो देखो मैं कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लेता हूं, मैं जैसे मान लो मैंने 1, 2 ले लिया है ना, तो 1, 2 हमारे पास है। ठीक है, 1, 2 बिलोंग टू R। अब 2 जहां से खत्म हो रहा है, हमें दूसरा एलिमेंट खोजना है कि क्या 2, समथिंग टाइप का कोई एलिमेंट है या नहीं, है ना। तो यहां पे देखो एक एलिमेंट हमारे पास ये भी है, एंड 2, 3 ये भी किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? 2, 3 भी किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो हमारे पास एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये एलिमेंट हमारे पास क्या बिलोंग करना चाहिए। तो अब हमें चेक करना है कि 1, 3 सेट R को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो 1, 3 हमारे पास क्या है, यहां पे अवेलेबल है ना। तो 1, 3 हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है? और कोई टाइप का आप रिलेशन चूज नहीं कर पाओगे, है ना। एक और टाइप का आप चूज करके देख सकते हो। देखो 1, 3 और 3, 2 है ना। तो 1, 3 और 3, 2 हो गया, तो 1, 2 देखो यहां पे लाई कर रहा है ना। तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्या है? ट्रू है। दूसरा मैं अगर ये चूज कर लूं 1, 3 एंड 3, 2 ये किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। तो देखो 1, 2 भी R को बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब ये R क्या है हमारा? R इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? R क्या है हमारा? ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और ये चीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तीनों के बेसिस पे एक रिलेशन डिफाइन होता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये लिख लो, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको हम बोलेंगे, है ना। तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही आएगा। अ रिलेशन, लिख लो डेफिनेशन, अ रिलेशन आर इन सेट ए is called equivalence relation if capital R is symmetric, reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन आपका ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, है ना। उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, है ना। और आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, वो इंडिविजुअली रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक करके नहीं पूछेगा, डायरेक्टली वो क्या पूछ लेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा, है ना, जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा तो हमें ये तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, है ना। अगर कोई रिलेशन ये तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल में आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। देखो R मैं एक डिफाइन कर रहा हूं, R एक मैंने डिफाइन किया है, 1, 1, 1, 2, 2 लिख लो ये क्वेश्चन, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। ठीक है, और हमारे पास सेट है 1, 2, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन है चेक वेदर R is equivalence relation
आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक है, तो अगर हमें इस सेट के बारे में चेक करना है तो आप चेक करके बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमें ये तीनों कंडीशन चेक करना है। पहली चीज तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरी चीज ये सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, और हमने तीनों को अलग अलग चेक करना सीखा है, और थर्ड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चेक करके बताओ कि ये रिलेशन तीनों में से कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। अगर तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना, अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। पहली चीज बताओ कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, चेक करके बताओ जल्दी से, चेक करके बताओ जल्दी से, चेक करके बताओ जल्दी से, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, सबको समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा, सबको समझ में आ रहा है। किसी को डाउट है रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट में? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में? है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो सिमेट्रिक के लिए 1,2 है तो 2,1 नहीं है, है ना। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग होगा तो हम बोल देंगे डायरेक्टली कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे? देखो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी लाई करना चाहिए था, लेकिन 1,3 भी लाई नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, तो ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं होगा। किसी को डाउट यहां तक? है ना, अगर हमें रिलेशन में एलिमेंट्स दिया हुआ है तो आप इजीली एलिमेंट्स को देख के बता सकते हो कि ये चीजें कंडीशन सही होगा, है कि नहीं। अब यहां तक क्लियर किसी को? थ्री कॉमा 1 नहीं है। रिफ्लेक्सिव में 3,1 कहां चेक करते हैं अरुणिता? रिफ्लेक्सिव में 3,1 नहीं चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ए टाइप का एलिमेंट, याद है कि नहीं? अभी जस्ट बताया था। रिफ्लेक्सिव में कैसा एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास? ए टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। सिमेट्रिक में कैसा एलिमेंट होना चाहिए? बी होना चाहिए, तो ए भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? बी एंड बी सी टाइप का है, तो हमारे पास सी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। अरुणिता क्लियर है? रिफ्लेक्सिव में सेम टाइप का उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन चेक करते हैं, ए टाइप का चेक करते हैं, है कि नहीं? सेम टाइप का एलिमेंट चेक करते हैं। क्लियर है? अरुणिता क्लियर हुआ? है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। इस तीनों एलिमेंट का तीनों खुद के साथ पेयर अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है? 3,1 हम किस में चेक करेंगे? 3,1 तुम ट्रांजिटिव में चेक कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल बताओ। सेकेंड एग्जांपल है आर, जो मैंने डिफाइन किया है। आर इस तरीके से डिफाइन है। आर हमारा कहां पे डिफाइन है? आर मैंने डिफाइन किया है ऑन जेड में, है ना। तो जो हमारा रिलेशन यहां पे डिफाइन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है? जेड टू जेड डिफाइन है ना। सेकेंड वाले में देखो, अब रिलेशन हमें किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है?
रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि 2 जो है वो b माइनस a को डिवाइड करेगा, है ना। हमें a कॉमा b का ऐसा पेयर चूज करना है जो b माइनस a जो है उसको 2 डिवाइड कर रहा होगा, है कि नहीं। तो अब देखो कि क्या ये इसमें कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे देखो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। अगर आप r को लिखने का ट्राई करोगे तो आप r के सारे एलिमेंट्स को शो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि z में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो हम यहां पे एलिमेंट्स लिखने का ट्राई नहीं करेंगे, इसको हम थ्योरेटिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली चीज हम चेक करते हैं कि पहली चीज अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या बोलता है कि a कॉमा a जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये हमें चेक करना है। अब देखो हमारा रिलेशन कैसा डिफाइन है, हमारा रिलेशन डिफाइन है a रिलेटेड टू r, है ना। देखो रिलेशन को इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना, ये भी लिखने का ही तरीका होता है, रिलेशन डिफाइन करने का तरीका, है ना। इसका मतलब क्या होता है, a इज रिलेटेड टू b, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, a इज रिलेटेड टू b। अब देखो कि अगर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है आपका, तो रिलेशन a r कैसे डिफाइन है, 2 डिवाइड्स b माइनस a, है ना। रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यहां पे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ये हमें रिलेशन क्या था, ये हमें गिवन रिलेशन था, है ना। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने का तरीका बस डिफरेंट है ना। 11th वाला एक बार चैप्टर पलट के देखना, वहां पे मैंने ये सब कुछ आपको बताया था, ठीक है। अब देखो हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चेक करना पड़ता है, a का a के साथ ही रिलेशन चेक करना पड़ता है ना। a का a के साथ ही रिलेशन चेक करना पड़ता है। तो देखो हम रिफ्लेक्सिव के लिए मैं ये लिख सकता हूं क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या ये बता सकता हूं, a r a, है ना। ये समझ में आ रहा सबको, a का a से रिलेशन किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो a कॉम अगर हम आप इस रिलेशन में b के जगह पे a रिप्लेस कर दोगे तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड्स a माइनस a, और a माइनस a कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो यहां से आप क्या लिखाओगे, 2 डिवाइड्स 0, है ना। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो 2 डिवाइड्स 0 ट्रू होता है या नहीं, है ना। इस वाले एलिमेंट में आप देखोगे कि a कॉमा a टाइप का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि a कॉमा a क्या बन जाएगा, 0, और 2 उसको डिवाइड करेगा ही, यानी ये रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है ना। देखो यहां पे मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा, लेकिन विदाउट एलिमेंट लिखे हुए थ्योरेटिकली हमने इस चीज को प्रूव किया कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यहां तक किसी को डाउट है ना। तो ये भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप पहले रिलेशन को इस फॉर्मेट में लिख दो, और रिफ्लेक्सिव के लिए b के जगह पे आप क्या करो, b को a से रिप्लेस कर दो, और b को a से रिप्लेस करने के बाद देखो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ओरिजिनल वाले रिलेशन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो यहां पे जो हमारे पास आया 2 डिवाइड 0, ये ऑलरेडी ट्रू है और ये इसमें लाई कर रहा है ना, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट यहां पे बोल रहा है कि 2 जो है इसको डिवाइड करना चाहिए। तो देखो यहां पे भी ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना होगा तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे, आपके पास a कॉमा r टाइप का एलिमेंट ऑलरेडी है ना। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इफ है ना, देखो इफ a r और a कॉमा b कैसे डिफाइन है, 2 डिवाइड्स b माइनस a। तो हमें क्या एक्चुअली प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना होगा, इंप्लाइज ये करता है कि b और r अगर आप इसके प्लेस को इंटरचेंज कर दो, है ना, तो प्लेस को इंटरचेंज करोगे तो आपका रिलेशन कैसा बनेगा, 2 डिवाइड्स a माइनस b बन जाएगा, है कि नहीं। अगर 2 आपका b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका a माइनस b को भी डिवाइड करेगा, है ना। नेगेटिव होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका रिलेशन जो है वो z में डिफाइन है ना। तो ये देखो a माइनस b भी क्या है, डिविजिबल है ना। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस b इज ऑल्सो डिविजिबल
बाई 2, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी चेक किया, सिमेट्रिक भी चेक किया। किसी को डाउट यहां तक कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कैसे चेक कर रहे हैं? थर्ड में हम आते हैं ट्रांजिटिव में, है ना। तो ये देखो मैं थ्योरेटिकली बस सॉल्व कर रहा हूं। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी, ए आर बी, है ना, अगर हमारे पास ये होना चाहिए ए आर बी, क्या बोलता है, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, एंड हम एक और एलिमेंट हमें चूज करना पड़ेगा बी आर सी। तो अगर आप इसी में इसको चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड्स सी माइनस बी। क्लियर है यहां तक? ये दोनों चीज क्या होता है, हमें गिवन होता है। ट्रांजिटिव में ये गिवन होता है। तो यहां पे हमने ए बी सी खुद से चूज किया है ना। तो हमने 3 एलिमेंट चूज किया, ए कॉमा बी हमने इस तरीके से चूज किया कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यही हमारा ट्रांजिटिव का डेफिनेशन था कि आप ए कॉमा बी और बी कॉमा सी इस टाइप का एलिमेंट चूज करो कि वो ऑलरेडी उसमें लाई कर रहा है ना। तो ये दोनों चीज हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, वैलिड है ना। यहां से हमें क्या प्रूफ करना है, यहां से हमें प्रूफ करना होगा, है ना, यहां से हमें चेक करना होगा कि ए आर सी क्या बताएगा, 2 डिवाइड्स सी माइनस सी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है ना। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए देखो आप कैसे चेक करोगे कि सी माइनस ए 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 2 डिवाइड्स सी माइनस बी है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, सी माइनस बी माइनस टाइम्स, मैंने क्या किया, ए माइनस बी। ठीक है, देखो मैंने, सॉरी यहां पे मैं प्लस कर रहा हूं, देखो मैंने एक प्लस और एक माइनस किया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए, है ना। और इसी को मैं अगर थोड़ा सा और अलग करके लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, सी माइनस बी प्लस बी माइनस ए, है ना। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन कंडीशन था उससे हम बोल सकते हैं 2b सी माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। कैसे पता चला, यहां पे मैंने इसको एज्यूम किया था। b माइनस ए को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि यहां पे मैंने इसको एज्यूम किया था। तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, 2 से डिविजन होगा, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये रिलेशन जो क्या है आपका ट्रांजिटिव भी है कि ना। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए क्योंकि ये तीनों रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? कैसे चेक करना है समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और चीजों को वेरिएबल्स के टर्म में समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप हर बार एलिमेंट को देख नहीं पाओगे, है ना। तो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, बस उस प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करो, तो आप सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इसमें क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद आप एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। तो आप अभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ट्राई करना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1 to 1 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, आप ये 5 क्वेश्चन ट्राई करना। उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस डिस्कशन के बाद हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। जयश्री का 19th नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। 19th नंबर में देखो जयश्री, प्रैक्टिस शीट 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करना है और एक कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जयश्री, हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है।
और इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन में साइड में ऑलरेडी लिख दिया है कि ABC आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो आपको इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2a प्लस 2b y डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस प्लस इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ट्वाइस y डैश का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, प्लस ट्वाइस y इंटू वाई डबल डैश प्लस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस b y डबल डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 हो गया। क्योंकि हम इस इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये 0 हो जाएगा। ये क्या दे देगा, 2y डैश इंटू वाई डबल डैश, प्रोडक्ट रूल में लगा रहा हूं बस, है ना, 2y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस 2y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू, सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहां पे गलत हो गया, y डैश वाई डबल डैश प्लस 2y इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 2b वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इस 4 इक्वेशन से हमें a और b को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखो आपका ऑलरेडी a b c तीनों को एलिमिनेट करना है। तो देखो इस लास्ट वाले इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल क्या है, b है, और इस वाले में भी वेरिएबल क्या है, b है। तो यहां से b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट कर दो, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जहां पे आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो। क्लियर है, जैसे ही क्लियर हो गया 19 नंबर। ठीक है, तो और क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के ये 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस शीट 1 में कोई डाउट हो तो वो बताना। ठीक है, प्रैक्टिस शीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी आप लोग सब कुछ कर चुके हो। 1 वीक का ऑलरेडी आपको टाइम मिला हुआ था, है ना। तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, बस आपको उसमें डाउट जहां पे होगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस शीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करना है और मिसलेनियस वाले पार्ट में बताना कि कोई डाउट है या नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में बताना कि उसमें कोई डाउट है या नहीं, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कशन होगा। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, ठीक ना। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं तो आपको बेटर आइडिया होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज के टर्म में हमें ज्यादा लिखना होगा, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कम मिलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बाय।